Periodic properties of elements. According to the periodic law, when elements are arranged in increasing order of their atomic number, their properties shows periodicity. मतलब जब हम पीरियोडिक टेबल में ठीक है एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिसिटी शो करती है. पीरियोडिसिटी मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड या टाइम इंटरवल के बाद में या पर्टिकुलर स्पेस के बाद में उनकी प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, यानी सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स आ रहे थे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो पीरियोडिसिटी शो कर रही थी. ठीक है, मतलब ग्रुप में जैसे हमने देखा था, ग्रुप में जो एलिमेंट्स अरेंज थे ठीक है तो वर्टिकली अगर हम देख रहे थे तो सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी. ठीक है, तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिसिटी शो करती है. पीरियोडिक वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विल इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज़ द रीज़न फॉर द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़. अब इस पीरियोडिसिटी का रीज़न क्या था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में वेरिएशन हो रहा था. क्यों वेरिएशन हो रहा था? क्योंकि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज किया गया था. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा था तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट थे उस एलिमेंट में वो भी इंक्रीज़ होते. ठीक है, अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे थे जिसकी वजह से क्या हो रहा था, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी वेरी कर रहा था, है ना. तो यही रीज़न था कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो पीरियोडिसिटी शो कर रही थी. व्हेन वी मूव डाउन अ ग्रुप और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड देन वी ऑब्जर्व अ पीरियोडिक वेरिएशन इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिला था, जब हम ग्रुप में जा रहे थे यानी वर्टिकली जब हम अप टू डाउन जा रहे थे या पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे. ठीक है, तो दोनों जगह ही हमें उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन, पीरियोडिक वेरिएशन देखने को मिल रहे थे. ठीक है, तो आइए देखते हैं वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी थी. तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वैलेंसी. ठीक है, वैलेंसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, एलिमेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है क्या, वैलेंसी. वी कैन अंडरस्टैंड वैलेंसी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, अब वैलेंसी को हम कैसे समझ सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के थ्रू हम उसकी वैलेंसी समझ सकते हैं. वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू कंप्लीट द ऑक्टेट. ठीक है, तो वैलेंसी क्या होती है, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. वैलेंसी क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है, या जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन उसको उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं वो वैलेंसी होती है. ठीक है, ऑक्टेट मतलब हमने देखा था, हमने 9th में भी पढ़ा था कि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते. ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन जब कंप्लीट होते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं हम, ऑक्टेट. ऑक्ट का मतलब क्या होता है, 8. ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या तो 8 या तो मिनिमम 2. ठीक है, तो यही उसकी वैलेंसी होती है. तो वैलेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है, या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू कंप्लीट द ऑक्टेट. ठीक है, या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ये उसकी वैलेंसी होती है. नाउ कैन यू टेल हाउ वैलेंसी विल चेंज व्हेन वी मूव डाउन अ ग्रुप और फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड. तो अब आप बता सकते हो कि हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे या लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो उसकी वैलेंसी कैसे चेंज होगी. तो आइए उसको एक टेबल 4 के ज़रिए समझते हैं. Let us understand by looking at table 4 which shows the elements of second period and their respective hydrides. ठीक है, तो देखो ये एलिमेंट है. ठीक है, उनका हाइड्राइड भी दिया. हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन के साथ वो कैसे रिएक्शन करता है. ठीक है, और उनकी वैलेंसी भी दी हुई है तो हम समझते हैं. ठीक है, तो लिथियम ये आप किसकी बात कर रहा है, पीरियड की बात कर रहा है. ठीक है, सेकेंड पीरियड है. लिथियम उसके लास्ट लिथियम का नंबर क्या होता है, यस लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3. ठीक है, तो फर्स्ट शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल में गया 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो उसकी वैलेंसी कितनी थी, 1. मतलब वो कितने हाइड्रोजन एटम के साथ में कंबाइन कर सकता है, एक ही वैलेंसी है तो सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम के साथ में कॉम्बिनेशन कर सकता है. ठीक है, तो उसके हाइड्राइड क्या बने, लिथियम हाइड्राइड.
ठीक है। नाउ बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, ठीक है। तो उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, ठीक है। तो वो कितने हाइड्रोजन एटम के साथ में कॉम्बिनेशन कर सकता है? 2। इसलिए यहाँ पे बेरिलियम का हाइड्राइड क्या बना? BeH2, ठीक है। नाउ बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है क्या? 5, ठीक है। मतलब उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो कितने हाइड्रोजन एटम के साथ में कॉम्बिनेशन कर सकता है, कंबाइन हो सकता है? 3। तो इसके हाइड्राइड क्या हुए? BH3। नाउ कार्बन, ठीक है। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसलिए तो वो कितने हाइड्रोजन एटम के साथ में कंबाइन कर सकता है? 4, ठीक है। इसलिए क्या बना? CH4। नाउ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के का एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। मतलब उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 3 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वो कितने हाइड्रोजन एटम के साथ में कंबाइन हो सकता है? 3। तो यहाँ क्या बना उसका हाइड्राइड? NH3। नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के का एटॉमिक नंबर होता है 8। मतलब उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। यानी उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने, देखो ये समझ रहे हो, हमेशा एलिमेंट्स को कम मेहनत करना पसंद होता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देख रहे थे कि कार्बन का तो जो आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कर रहा है? 4 हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन कर रहा है, मतलब इसको अपना ऑक्टेट करने के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। बोरॉन के केस में देखते हैं, बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन और डोनेट करने के लिए कितने चाहिए? 3 चाहिए, है ना। तो मतलब हमेशा एलिमेंट को जिस चीज़ में कम मेहनत करनी पड़ेगी, हमेशा कोई भी एलिमेंट वही चीज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम थे तो उनको डोनेट करना ज़्यादा इजी था, लेकिन अब इधर देखो जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वैलेंसी 3 है, मतलब उसको 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज़्यादा इजी रहेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। नाइट्रोजन के केस में 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। इसलिए वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ना कि 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। सिमिलरली ऑक्सीजन के केस में इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो उसको 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ज़्यादा इजी क्या पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो उसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2, ठीक है। नाउ फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। मतलब उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज़्यादा इजी पड़ेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। इसलिए यहाँ पे देखो फ्लोरीन जो है वो क्या किया? 1 हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन किया। अब देखो यहाँ पे पीरियोडिसिटी कैसे शो हो रही है। लिथियम का वैलेंसी 1 था, बेरिलियम का 2 था, बोरॉन का 3 था, कार्बन का 4 था, ठीक है। अब नाइट्रोजन का 5 आना चाहिए था क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्सीजन का 6 आना चाहिए था क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे। फ्लोरीन का 7 आना चाहिए था क्योंकि आउटरमोस्ट उसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, है ना। तो सॉरी, तो यहाँ पे देखो पीरियोडिसिटी आई, मतलब बोरॉन का 3 था, फिर नाइट्रोजन का भी 3 आ गया वैलेंसी। बेरिलियम का 2 था, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का भी 2 आ गया। लिथियम का 1 था, फ्लोरीन का भी 1 आ गया। मतलब देखो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में उसकी वैलेंसी जो है वो रिपीट हो रही है, सिमिलर आ रही है ना। तो यही होती है क्या? पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो क्या शो करती है? पीरियोडिसिटी शो करती है, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती है। इन द सेकेंड पीरियड ऑफ periodic table the valence of elements relative to hydrogen first increase from 1 to 4 and then decreases to 0, ठीक है। तो पहले इंक्रीज होती है वैलेंसी, ठीक है, उसके बाद में फिर डिक्रीज होती है 0 तक। अब नियॉन देखो, नियॉन क्या है? नोबल गैस बोल सकते हो आप, ठीक है। मतलब नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10 होता है, ठीक है। तो आप इसको अरेंज करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका करोगे तो क्या होगा? 2 और 8, ठीक है। मतलब इसका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, तो ना तो इसको डोनेट करने की ज़रूरत है ना एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए नियॉन जो है वो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। इसलिए उसकी वैलेंसी क्या है? 0।
नाउ सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक साइज। द साइज ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज ऑल्सो डिफरेंट। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स के साइज जो हैं वो भी अलग अलग होंगे। देयर साइजेस कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग द वैल्यू ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, अब उसके साइज़ का पता कैसे चला लगेगा, जो उसकी एटॉमिक रेडियाई होती है, ठीक है, उससे पता चलेगा। रेडियाई मतलब रेडियस ही होता है, ठीक है। तो उसकी साइज़, किसी भी एलिमेंट की साइज़ किस पर डिपेंड करती है, उसकी एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू पे। ठीक है, एटम का रेडियस जितना होगा उतना ही बड़ा तो आपका एटम होगा ना। एटॉमिक रेडियाई इम्प्लाइज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ठीक है, अभी अंडरस्टूड है एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, कि न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है यही आपका रेडियस होगा। आप सर्कल में देखते हो, सर्कल में रेडियस कैसा होता है, जो सर्कल का सेंटर होता है उससे जो उसका क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस होता है ना, सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरकमफेरेंस का जो डिस्टेंस होता है यही क्या होता है, आपका रेडियस होता है। ठीक है, तो एटम में भी यही होता है कि एटम का न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेंटर में होता है ना एटम का, तो एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से आउटरमोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होता है यही क्या होता है, आपका एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, टेबल नंबर 5 शोज एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17। ठीक है, तो टेबल नंबर 5 में ग्रुप 17 के एटम्स का एटॉमिक रेडियाई दिया हुआ है। ठीक है, अरेंज देम इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट्स हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटम। तो कौन सा जो एलिमेंट है वो लार्जेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो देखो लार्जेस्ट क्या कौन सा होगा, जिसका एटॉमिक रेडियाई लार्ज होगा, बिगर होगा। ठीक है, तो ये देखिए लास्ट वाला एलिमेंट जिसकी एटॉमिक रेडियाई 144 है। ठीक है, दैट इज़ योर लार्जेस्ट, एंड स्मॉलेस्ट इज फ्लोरीन एफ जिसकी एटॉमिक रेडियाई है 64। ठीक है, ये 80 क्या है आपका, एस्टेटाइन। ठीक है, 80 जिसकी एटॉमिक रेडियाई है 144, वही क्या है आपका लार्जेस्ट एटम है। हाउ डज एटॉमिक रेडियस चेंज व्हेन वी मूव डाउन अ ग्रुप। तो जैसे ही हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो उसका एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ने लगता है। तो इसका आंसर क्या है कि हमें पता है कि हमने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है, उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, अप टू डाउन जा रहे हैं, उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है मतलब क्या होंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होंगे। अब जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा उनको शेल चाहिए होगा। ठीक है ना, चक्कर लगाने के लिए न्यूक्लियस के। ठीक है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो के शेल। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा है तो के के बाद एल शेल, 2 शेल लगेंगे। फिर वो भी ऑक्टेट ख़त्म हो गया, मतलब 10 के बाद अगर 11th इलेक्ट्रॉन है तो वो तीसरी शेल में जाएगा। ठीक है, फिर वो ऑक्टेट ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर चौथी शेल में जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट शेल में मूव हो जाते हैं, इसलिए नंबर ऑफ़ शेल भी इंक्रीज़ होगा। अब नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से शेल का डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ होगा, है ना, आउटरमोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो इसीलिए जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण एटॉमिक रेडियस में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, वी फाइंड दैट एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप। दिस इज बिकॉज न्यू शेल इज एडेड as we go down which increases the distance between the nucleus and the outermost shell। ठीक है, सेम चीज़ जो मैंने अभी बताई कि आप जैसे जैसे ग्रुप में मूव करोगे, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से न्यू शेल ऐड होते जाएंगे उसमें। ठीक है, अब न्यू शेल ऐड होते जाएंगे तो आउटरमोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस के सेंटर से वो भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, नाउ टेबल 6 एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स और थर्ड पीरियड का के एलिमेंट्स की जो एटॉमिक रेडियाई है वो देखो, सोडियम की 186, मैग्नीशियम की 160, एल्यूमिनियम की 140, सिलिकॉन की 117, फास्फोरस की 110, सल्फर की 104 और क्लोरीन की 99। ठीक है, we see that the atomic radius decreases in moving from left to right along with the period। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। दिस इज़ ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज
विच टेंड टू पुल इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड रिड्यूसेस द साइज ऑफ एटम। ठीक है, अब ये डिक्रीज़ क्यों हो रहा है? डिक्रीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है। ठीक है, खींच के रखता है मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा पास हो जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के, और इसलिए उसकी जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, नाउ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़। 118 elements have been discovered so far. Each element has some characteristics properties which are used to classify them into two groups, metal and non-metal. ठीक है, तो 118 elements अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, और सभी एलिमेंट जो है, ठीक है, वो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं कि उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज़ मेटल एंड सेकेंड इज़ नॉन मेटल। मतलब 118 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स मेटल है और कुछ नॉन मेटल है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड। देखो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सॉरी फ्लोरीन। ठीक है, तो टेबल नंबर 7 देखिए, विच एलिमेंट विल फॉर्म नेगेटिव आयंस एंड विच विल फॉर्म पॉजिटिव आयन। तो कौन सा एलिमेंट जो है वो नेगेटिव आयन शो बनाएगा और कौन सा पॉजिटिव आयन। तो देखो मैंने अभी क्या बताया था, एलिमेंट्स, ठीक है, क्या करते हैं, वो ही काम करते हैं जो उनको ज़्यादा ईजी लगता है। अब लिथियम की वैलेंसी कितनी है, 1, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से अच्छा है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, है ना। तो जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, डोनर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और एक्सेप्टर जो होता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो कौन सा है जो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो लिथियम जो है वो डोनेट कर सकता है इजीली, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज होगा। बेरिलियम भी डोनेट कर सकता है इसलिए पॉजिटिवली चार्ज होगा। बोरॉन भी डोनेट कर सकता है इसलिए पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, अब कार्बन जो है वो, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये डोनेट भी करेगा तो उतनी मेहनत लगेगी, एक्सेप्ट भी करेगा तो उतनी मेहनत लगेगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों हो सकता है। ठीक है, दोनों चार्जेस में हो सकते हैं। नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करना ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। सिमिलरली ऑक्सीजन भी नेगेटिवली चार्ज होगा, फ्लोरीन भी नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, on which side of periodic table do you think the metal and on which side do you find the non metal। periodic table में metal और non metal किस side में होते हैं। how do the metallic and non metallic properties change as we move left to right। और metallic और non metallic property जब भी हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो वो भी क्यों वेरी करती है, चेंज क्यों होती है। तो इसका आंसर है, we know that element lose electrons from positive ions are called metal। ठीक है, तो मेटल क्या होते हैं, जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं वही क्या होते हैं, मेटल। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, मतलब डोनेट कर रहा है और पॉजिटिवली चार्ज आयन बना रहा है, वो क्या होगा, मेटल। तो यहाँ पे मेटल क्या क्या होंगे आप बता दो, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, है ना। नाउ आयरन, जिंक, सोडियम, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, तो ये मेटल। दोज दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाते हैं ये क्या होते हैं, नॉन मेटल। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब। नाउ in modern periodic table a zigzag line separates metal from non metals। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक जिगजैग लाइन बनी हुई है जो मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करती है। दी बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स दैट आर कॉल्ड मेटेलॉइड और सेमी मेटल्स। ठीक है, तो देखो बाउंड्री बनी हुई है जिगजैग लाइन। ठीक है, अब ये बाउंड्री में जो भी एलिमेंट्स हैं जैसे
बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये सब क्या है, मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। मतलब ये पॉजिटिवली पॉजिटिव आयन भी बनाएंगे और नेगेटिव आयन भी बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल और नॉन मेटल, उन्हें क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स या सेमी मेटल, ठीक है। फोर्थ इज आयनाइजेशन एनर्जी एंड और आयनाइजेशन पोटेंशियल। The energy required to remove the most loosely held electron from an isolated gaseous atom is called ionization potential और आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो किसी भी एटम में से जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो सबसे कमज़ोरी से उस न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहा है, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बहुत लूज़ है, मतलब बहुत कमज़ोर है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को उसके न्यूक्लियस से अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे ही क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। आयोनाइजेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अलग हो रहा है ना। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने एटम से अलग होता है तो वो एटम क्या हो जाता है, या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है या नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है। और नेगेटिवली चार्ज क्या होगा, जब हम फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई कि लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को उसके न्यूक्लियस से निकालने में जो एनर्जी चाहिए होती है वही आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। टू ऑब्टेन एन आइसोलेटेड एटम, फर्स्ट द सॉलिड और लिक्विड एलिमेंट्स इज कन्वर्टेड इनटू गैस स्टेट एंड इफ द एलिमेंट इज इन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म देन इट इज़ फर्स्ट ब्रोकन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम, ठीक है। तो अब हम आइसोलेटेड एटम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जो सॉलिड या लिक्विड एलिमेंट है, ठीक है, उसको हम गैस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। गैस स्टेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको हीट करके। इफ़ द एलिमेंट इज़ इन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म देन इट इज़ फर्स्ट ब्रोकन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम, ठीक है। और अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो सबसे पहले हम उसको एटम में ब्रेक करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्म मतलब अगर वो एक कंपाउंड है, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको उसके कंस्टिट्यूएंट एटम में ब्रेक करेंगे। द यूनिट फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और इस आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लेट अस सी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3 है तो 2 1, सोडियम का 11 है तो 2 8 1 और पोटेशियम का 19 है तो 2 8 8 1, ठीक है। देखो यहाँ पे पीरियोडिसिटी आई प्रॉपर्टी में, मतलब 1 फिर 2 1 फिर 2 8 1 देन 2 8 8 1, ठीक है। When we move from hydrogen to potassium, along with increase in number of electrons, the number of shell also increases and so does the distance between the nucleus and the outermost electron, ठीक है। जैसे हम हाइड्रोजन से पोटेशियम जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होगा। अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होगा तो नंबर ऑफ़ शेल भी इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होगा तो जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उससे उसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, है ना। दिस इज़ द रीज़न वाई लेस एनर्जी इज़ नीडेड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। और यही रीज़न है कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है। दस द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन अ ग्रुप, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होती है, डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ़ शेल भी बढ़ रहे हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेल होंगे उतनी ही कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, ठीक है। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी देखो, लिथियम के 5.6, बेरिलियम की 9.9, बोरॉन की 8.3, कार्बन की 11.3, नाइट्रोजन की 14.5, ऑक्सीजन की 13.6, फ्लोरीन की 17.4 और नियॉन की 21.6, ठीक है। इज देयर एनी चेंज इन द शेल नंबर एज वी मूव फ्रॉम लिथियम टूवर्ड्स नियॉन। तो हम लिथियम से नियॉन की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या शेल नंबर में कोई चेंज आया। वी फाइंड दैट द नंबर ऑफ शेल इज़ 2 in all cases but the atomic number is increasing leading
टू इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि जो शेल नंबर है वो सभी में 2 है। ठीक है, लिथियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है, मतलब फर्स्ट के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो कहाँ जाएगा, एल शेल में। सिमिलरली बेरिलियम में, बोरॉन में, कार्बन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, फास्फोरस में और नियॉन में। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में जाएंगे और बाकी के इलेक्ट्रॉन जो है वो एल शेल में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ शेल में कोई चेंजेस नहीं है जैसे जैसे हम ग्रुप में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किस में चेंज हो रहा है, जो एटॉमिक नंबर है उसमें चेंज हो रहा है ना। एटॉमिक नंबर में चेंज होने से ही क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज में भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, दस ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर अट्रैक्शन मोर एनर्जी इज़ नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, अब क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा है इधर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वी नो दैट मेटल कैन गिव अप इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ठीक है, हमें पता है कि जो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, या जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो मेटल होते हैं। ठीक है, और डोनेट कर रहे हैं इसलिए उन पर कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 हैव रेस्पेक्टिवली 1 and 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल्स। तो जो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट हैं, ठीक है, उनके आउटरमोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। दे लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म मोनोवेलेंट। तो ये जो है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं, डोनेट करते हैं और मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट आयन बनाते हैं। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है तो एक पॉजिटिव आयन बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है तो 2 पॉजिटिव आयन बनाएगा। ठीक है, तो मोनो मीन्स 1 एंड डाई मतलब 2। दीज एलिमेंट्स आर लोकेटेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और ये जो एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में होते हैं। ऑन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल वी हैव नॉन मेटल्स विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाते हैं। When one electron is added to any atom, it acquires a negative charge with release of energy। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ठीक है, एटम में कोई इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज बनाएगा, एक्सेप्ट कर लिया तो, ठीक है, और साथ में एनर्जी भी रिलीज़ करेगा। ठीक है, द एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, क्यों, इलेक्ट्रॉन के एडिशन के कारण। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन किस में ऐड हो रहा है, नॉन मेटल में, क्यों, क्योंकि नेगेटिव आयन बना रहा है। ठीक है, तो एनर्जी जो रिलीज़ होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के कारण, यही एनर्जी क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, as we move from left generally as we move from left to right in a period, the value of electron affinity increases and it decreases as we move down a group। ठीक है, तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में तो ये डिक्रीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। If a covalent bond exists between two different type of atom, then one of the atom has greater tendency than the other atom to attract the electron pair toward itself। ठीक है, अगर किन्हीं दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, अगर कोई दो अलग अलग एटम कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड हैं तो क्या होगा, जो एक एटम होगा, ठीक है, one of the atom has a greater tendency than the other atom to attract the electron pair towards itself। ठीक है, तो किसी एक एटम के पास में, ठीक है, ज़्यादा पावर होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर को वो अट्रैक्ट करके रख सकता है। मतलब एक एटम ज़्यादा पावरफुल होगा इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करने के लिए, यानी एक एटम के पास में ज़्यादा अट्रैक्शन एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे HCl का एग्जाम्पल लेते हैं। HCl मॉलिक्यूल हैज़ 1 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, HCl मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन का एक शेयर पेयर होता है। हियर एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन एटम अट्रैक्ट्स द शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्लोरीन एटम जो है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को
अट्रैक्ट करके रखता है यानी बांध के रखता है। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ क्लोजर टू द क्लोरीन एटम, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो क्लोरीन एटम के ज़्यादा पास में होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन एटम जो है वो उसको अट्रैक्ट करके रख रहा है। द एटम दैट अट्रैक्ट्स द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड अक्वायर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जो एटम, ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उस पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव चार्ज कब होता है? आप खुद ही सोचिए कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है? जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर मतलब उस पेयर पे हाइड्रोजन का भी हक है उतना ही जितना क्लोरीन का भी है, ठीक है। ये हम जनरली पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि क्लोरीन का ज़्यादा हक होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है वो उसको अपने ज़्यादा पास रखता है। क्यों पास रखता है? क्योंकि क्लोरीन का अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब क्योंकि क्लोरीन का शेयर ज़्यादा है तो क्लोरीन थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं कि क्लोरीन जो है वो थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ ability of an atom in a chemical compound to attract shared electron to itself is called electronegative, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी? ये टेंडेंसी और एबिलिटी, ठीक है, किसी एटम की एबिलिटी, ठीक है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसको अपने पास अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है यही क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसको अगर कोई एटम, ठीक है, अपने पास अट्रैक्ट करके रख रहा है, ठीक है, तो यही एबिलिटी, यही पावर, अट्रैक्शन पावर क्या होता है? आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ठीक है। जनरली एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज एंड इट डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन अ ग्रुप। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, और जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों अलग अलग होते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो एक्सेप्ट करने के बाद में क्या करता है? वो एनर्जी रिलीज़ करता है। तो यही एनर्जी रिलीज़ जो हो रही है वो क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको कोई एटम अपनी तरफ जितना अट्रैक्ट करके रखता है यही एबिलिटी होती है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Electronegativity is a property of an atom to attract the shared pair of electron in covalent bond with another atom towards itself, ठीक है। तो समझ आ गया कि क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है एटम को शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, ठीक है, किस में? कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। Therefore it is relative quantity which does not have a unit, whereas electronic affinity is energy release when an electron is added to an isolated gaseous atom and its unit is eV, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये रिलेटिव क्वांटिटी है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, ठीक है, वो एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसी को तो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल रहे हैं ना। तो एनर्जी की तो यूनिट होती है, ठीक है, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।